हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इंटरफेरेंस पार्ट 2 और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटरफेरेंस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था, लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड पहले कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन आपके सामने है दैट टू प्लेन मोनोक्रोमैटिक waves propagating in the same direction। देखिए, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। आपने पढ़ा ही था कि कोहेरेंट सोर्स के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन विद एम्पलीट्यूड्स। दोनों के एम्पलीट्यूड्स प्रोवाइडेड है विद एम्पलीट्यूड्स a एंड 2a। ये है आपके पास एम्पलीट्यूड्स एंड बोथ डिफरिंग इन फेज। दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इट इज कंसिडर π/3 रेडियन एंड दे सुपरपोज, एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो जाती है। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। जो रिजल्टेंट वेव आपके पास बनी है, आपको उसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। आप जानते हैं एम्पलीट्यूड इक्वल था अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 into cos of the phase difference between wave 1 and wave 2। इसमें आपको ये कहा गया है स्टूडेंट्स दैट a1, ये रिजल्टेंट कह रहा हूं, a1 का एम्पलीट्यूड a दिया है, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड 2a दिया है और फाई की वैल्यू दी है आपको π/3। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? ये इक्वल हो जाएगा अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, a2 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2a इंटू कॉस ऑफ π/3। स्टूडेंट्स, कॉस ऑफ π/3 क्या होता है? कॉस ऑफ π/3 आपके पास होता है 1/2, तो ये बनेगा 2a इंटू 2a इंटू 1/2। तो एक 2 कैंसल आउट स्टूडेंट्स, तो ये बन जाता है आपके पास a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। सबको ऐड करके ये आ जाता है स्टूडेंट्स 7a स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 7 टाइम a। ये है आपके पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। अगला क्वेश्चन आपके पास है दैट टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी। इस बार स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइडेड है इंटेंसिटी, टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I एंड 4I। एक की इंटेंसिटी है I और दूसरी वेव की इंटेंसिटी आपको प्रोवाइडेड है 4I। They are used in an interference experiment। आपको कैलकुलेट करनी है इंटेंसिटी। फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट्स, कहां पर? एट पॉइंट्स where the waves from two sources superimpose on each other। सुपरपोज। और चलिए विद फेज डिफरेंस, यहां पर फेज डिफरेंस आपको प्रोवाइड कर देते हैं। विद फेज डिफरेंस पहले केस में है स्टूडेंट्स 0,
दूसरे केस में है फेज डिफरेंस पाई बाय 2 और तीसरे केस में है फेज डिफरेंस पाई। तो चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे। फिर से आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप चेक करें कि क्या आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स दैट इंटेंसिटी किसी भी रीजन में जो कैलकुलेट होती है वो इक्वल थी इंटेंसिटी ऑफ 1 प्लस इंटेंसिटी ऑफ 2 प्लस 2 टाइम अंडर रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस ऑफ फाइव। ये थी आपके पास इंटेंसिटी स्टूडेंट्स। अब जानते हो कि यहां पर दिया हुआ है कि I1 की इंटेंसिटी I है और I2 की इंटेंसिटी जो है वो 4I है स्टूडेंट्स। I2 की इंटेंसिटी कितनी है 4I। तो मैं यहां पर सब्सटीट्यूट करता हूं वैल्यूज को, तो और यहां पर फाई की वैल्यू भी सबसे पहले लिख लेता हूं। फाई की वैल्यू आपके पास 0 है, तो रिजल्टेंट वेव किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स? रिजल्टेंट वेव इक्वल होगी I1 दैट इज I स्क्वायर I प्लस 4I प्लस 2 टाइम अंडर रूट I इंटू 4I और कॉस ऑफ, पहले केस में कितना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है तो आप लिखेंगे कॉस 0, तो ये बन जाता है I प्लस 4I प्लस 4 का अंडर रूट 2, 2 टू ज़ा 4 एंड I स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स I। कॉस 0 1 होता है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर है आपके पास 9 टाइम 9I वहां पर इंटेंसिटी होगी इन द फर्स्ट केस। देन सेकंड केस के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो इंटेंसिटी इस रीजन में कितनी होगी? ये होगी I प्लस 4I प्लस 2 टाइम अंडर रूट ऑफ I इंटू 4I इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2। स्टूडेंट्स कॉस पाई बाय 2 0 होता है, तो इस रीजन में इंटेंसिटी होगी केवल I प्लस 4I, क्योंकि इसके आगे वाला पार्ट जो होगा वो 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास आंसर 5I। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपके पास है। इसमें आपको कहा गया है कि फेज डिफरेंस पाई है, तो इस रीजन में इंटेंसिटी होगी I प्लस 4I प्लस 2 टाइम अंडर द रूट I इंटू 4I और यहाँ पर लिखा जाएगा कॉस पाई। कॉस पाई होता है स्टूडेंट्स -1, तो ये बन जाएगा I प्लस 4I माइनस 4I। तो यहाँ पर ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और इस रीजन में इंटेंसिटी होगी I। आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू यू गाइस। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंटेंसिटी। चलिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल का लेवल 1 लेवल इंक्रीज कर देता हूं। क्वेश्चन है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, the intensity of light at a point on the screen, at a point on the screen where the path difference is, now you are provided with path difference, where the path difference is lambda is k units। इंटेंसिटी है k यूनिट्स, जब पाथ है, पाथ डिफरेंस है लैम्डा। आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड द इंटेंसिटी at a point, find the intensity at a point where the path difference, is, in first case it is lambda by 4, in second case it is lambda by 3, in third case it is lambda by 2। तो ये है आपके पास थर्ड क्वेश्चन आज का। तो चलिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स क्या आंसर आता है इसका। आप जानते हैं स्टूडेंट्स की इंटेंसिटी किसी भी रीजन में कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 इंटू कॉस ऑफ 5। नाउ स्टूडेंट्स, मान लीजिए
लेट I1 और I2 दोनों की वैल्यू आपके पास I0 हो जाती है स्टूडेंट्स। In Young's double slit experiment, intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k units. अब देखिए मैंने क्या कहा कि I1 और I2 की वैल्यू सेम हो जाती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? कहना इसे ये बन जाएगी I0 प्लस, यहाँ पर भी I0 प्लस, ये बनेगा 2 टाइम अंडर रूट I0 इंटू I0, और क्योंकि दोनों ही सेम है तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 होगा स्टूडेंट्स। ये चलिए यहाँ पर cos phi ही रहने देते हैं, यहाँ पर cos phi ही रहने देते हैं, तो ये बन जाता है cos phi। ये इक्वल हो जाता है 2 टाइम I0 प्लस 2 टाइम I0 cos phi के। अगर आप 2 I0 को कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos phi के, तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू 2 I0। 1 प्लस cos phi होगा स्टूडेंट्स 2 cos स्क्वायर phi बाय 2, 2 cos स्क्वायर phi बाय 2, तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स 4 I0 cos स्क्वायर phi बाय 2। ये आती है इंटेंसिटी इस रीजन में। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले लिखा है, और इसके बाद मैंने ये कहा है कि लाइट जो आ रही है, इंटेंसिटी मान लीजिए दोनों की, जैसे वेव्स जो है यहाँ पर दोनों की वो एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों के एम्पलीट्यूड्स को मैंने सेम रखा है। क्यों स्टूडेंट्स? जब आपके पास लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में लैम्डा पाथ डिफरेंस है, तो उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि दोनों जो वेव्स आ रही है उनके एम्पलीट्यूड सेम है। जब एम्पलीट्यूड सेम है तो इसका मतलब इंटेंसिटी जो होगी उनकी वो भी सेम होगी, तो इसलिए हमने ये कहा है कि दोनों के बीच में लैम्डा पाथ डिफरेंस के कारण, कांस्टेंट फेज डिफरेंस के कारण दोनों के जो एम्पलीट्यूड्स है वो सेम आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको कहा गया है कि लैम्डा की वैल्यू, इस बार पाथ डिफरेंस सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इस केस के लिए कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है। जब स्टूडेंट्स पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तो आप जानते हैं 2 पाई पी बाय लैम्डा ये इक्वल होता है फेज डिफरेंस फाई के। तो देखिए किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? पाथ डिफरेंस आपको लैम्डा प्रोवाइडेड है तो ये बन जाएगा 2 पाई पी की वैल्यू आपको लैम्डा प्रोवाइडेड है बाय लैम्डा, ये इक्वल होगा फाई के। तो इस केस में स्टूडेंट्स कहना है इसे कि फाई की वैल्यू होगी 2 पाई, फाई की वैल्यू होगी 2 पाई। तो इंटेंसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स? इंटेंसिटी हो जाएगी 4 I0 कॉस स्क्वायर, देखिए फाई की जगह पुट करेंगे तो 2 पाई बाय 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा 4 I0 कॉस स्क्वायर पाई, कॉस पाई होता है 1, आंसर आ जाएगा 4 I0। ये होगी इस पॉइंट पे इंटेंसिटी। यानी कि स्टूडेंट्स देखिए 4 I0 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? इसको मैं देखिए यहां पर कह रहा हूं के, 4 I0 को के कह रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। 4 I0 को स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला, जब पाथ डिफरेंस था तो उस वक्त कितनी यूनिट है? वो है के यूनिट। तो 4 I0 को हमने के कहा है, मैंने I0 को के नहीं कहा है, 4 I0 को के कहा है। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट, इस केस में आपको कहा गया था कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है। वैल्यू को सब्सटीट्यूट करता हूं, 2 पाई लैम्डा बाय 4 होल डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल स्टूडेंट्स, और यहां से फाई की वैल्यू आ जाती है पाई बाय 2, फाई की वैल्यू है पाई बाय 2। तो स्टूडेंट्स इंटेंसिटी कितनी होगी? इंटेंसिटी इक्वल होगी 4 I0 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 स्टूडेंट्स, कॉस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज पाई बाय 4 होगा स्टूडेंट्स। यहां पर पाई बाय 4 करिएगा, यहां होगा पाई बाय 4, डिवाइड कर लीजिए 2 से, पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 होता है स्टूडेंट्स, कॉस पाई बाय 4 आपके पास होता है 1 बाय अंडर रूट 2, 1 बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर आपके पास होगा 1 बाय 2, तो ऊपर है 4 I0 और डिनोमिनेटर में है 2, तो आंसर आपका आ जाता है k बाय 2। यहां पर इंटेंसिटी कितनी है? k बाय 2। इन नेक्स्ट केस स्टूडेंट्स पाथ डिफरेंस आपको प्रोवाइडेड है लैम्डा बाय 3, तो आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, 2 पाई इंटू लैम्डा बाय 3 होल डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यहां से फेज की वैल्यू कितनी आती है? फाई की वैल्यू आ जाती है 2 पाई बाय 3।
फेज की वैल्यू होती है 2π/3। तो इंटेंसिटी इस रीजन में होती है 4 टाइम I0 cos स्क्वायर 2π/3 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4I0 cos स्क्वायर पाई माइनस π/3, cos स्क्वायर पाई माइनस π/3, तो ये बन जाता है 4I0 cos π/3 आपके पास होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 4I0 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स k/4। इसकी वैल्यू आ जाती है k/4। आई होप इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। देन थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करें स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट यानी कि इस बार आपको λ/2 पुट करना है। आई होप आप ये क्वेश्चन कर लेंगे थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस टॉपिक। आज जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस यानी कि किस तरीके से फ्रिंज विड्थ होती है, क्या फ्रिंज विड्थ होती है, कैसे वो कैलकुलेट की जाती है स्टूडेंट्स, ये सब कुछ हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए कल का अपरेटस फिर से एक बार रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स। अपरेटस आपके पास इस तरीके से था। यहां पर मैंने एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट रखा था S, दिस इज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जो हर एक डायरेक्शन में लाइट को एमिट कर रहा था। और इसके आगे मैंने दो स्लिट्स लगाई थी लाइक दिस। ये थी वो दो स्लिट्स जिनके बीच में बहुत कम गैप था। ये थी स्लिट 1 और ये थी आपके पास स्लिट 2। इनके बीच में जो डिस्टेंस था स्टूडेंट्स, उसको हमने कहा था d, स्मॉल d, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। और ये है आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट। ये है आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट। यहां पे आप लिख सकते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। नाउ स्टूडेंट्स कंसीडर, जो रे यहां से आ रही है सबसे पहले वो इस पॉइंट पे बनाएगी सेंट्रल मैक्सिमा, इसको हम O कह देते हैं स्टूडेंट्स। स्लिट्स और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कैपिटल D कह देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम यहां से बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ विल टॉक फ्रॉम हियर एंड हियर, तो कहना इसे स्टूडेंट्स की मान लीजिए जो वेव है सबसे पहले वो यहां पर इमर्ज कर रही है। तो यहां से अगर इस वेव को ट्रेवल करना है डिस्टेंस, ये तो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। लेकिन जो नीचे वाली वेव है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है लाइक दिस। नाउ स्टूडेंट्स मान लीजिए ओरिजिन से जो आपके पास फ्रिंज बनी है P पॉइंट पे, ओरिजिन से वहां तक की दूरी मान लीजिए वो x है। ओरिजिन से आप जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इट इज d/2। ये जो डिस्टेंस है आपके पास वो भी है d/2, वो भी है d/2। नाउ लेट अस सी कि किस तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर फ्रिंजेस आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा स्टूडेंट्स कि हमने एक P पॉइंट को कंसीडर किया है। ये जो P पॉइंट आपके पास है ये स्क्रीन के सेंटर से, जहां पर मैंने O लिखा है वहां से x दूरी पे है। तो इस पॉइंट पे जो नेचर ऑफ इंटरफेरेंस होगा वो पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड होगा स्टूडेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, कितनी दूरी पे वेव है इसी के ऊपर इंटरफेरेंस डिपेंड करती है, यानी कि पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है कि वेव्स के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है। अगर मैं पाथ डिफरेंस को P से डिनोट करता हूं तो कहना ही से कि ये पाथ डिफरेंस इक्वल होगा S2P माइनस S1P के। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल, चलिए इसे कह दीजिए A और इसे कह लीजिए B। तो S2P के लिए मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले इन ट्रायंगल S2BP एंड ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल S1AP। कितना होगा स्टूडेंट्स, यहां पर मैं अप्लाई करता हूं सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। तो कहना इसे S2P स्क्वायर ये इक्वल होगा आपके पास
S2B² प्लस PB² और S1P² पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इक्वल होगा S1A² प्लस PA²। गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 2। मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। तो ये बनेगा S2P² माइनस S1P² ये इक्वल होगा S2B² प्लस PB² माइनस S1A² माइनस PA²। तो देखिए ये आपके पास बन जाता है S2P, A² माइनस B² का फॉर्मूला लगा रहा हूं, S2P प्लस S1P A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि S2P माइनस S1P। और स्टूडेंट्स यहां पर मैं इनको इकट्ठा लिख लेता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं S2B का स्क्वायर, S2B का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, इन दोनों से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस इसको लिख रहा हूं S1A का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। तो देखिए S2P प्लस S1P ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? अगर मैं बात करता हूं S2P प्लस S1P की, तो चलिए पहले इसको आप वैसे ही लिख लीजिए, S2P प्लस S1P, इसे भी वैसे ही लिख लीजिए S2P माइनस S1P। ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स S2B, कैन आई से स्टूडेंट्स S2B की वैल्यू है कैपिटल D, तो ये बन जाएगा D² प्लस, ध्यान से देखिएगा PB को मैं यहां पर लिख सकता हूं x प्लस D/2 का होल स्क्वायर। प्लीज ध्यान से देख लें, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस, स्टिल स्टूडेंट्स S1A आपके पास उतना ही है, यानी कि कैपिटल D² प्लस PA कितना है स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये बन जाता है आपके पास S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P, ये इक्वल होगा D² प्लस, यहां बन जाता है x² प्लस D²/4 प्लस XD, A² प्लस B² प्लस 2AB, यहां बन जाता है माइनस D² माइनस x² माइनस D²/4 एंड अगेन प्लस XD। स्टूडेंट्स ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो इसे मैं लिख सकता हूं S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P, ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? XD, एंड XD आपके पास बन जाता है 2 टाइम XD। नाउ स्टूडेंट्स ये जो S1P है, S1P एंड S2P लगभग दोनों बराबर होते हैं कैपिटल D के। मैंने कहा लगभग, एक्चुअल में नहीं होते हैं, लेकिन लगभग इनको कैपिटल D ही हम लिखते हैं। तो यहां पर अगर मैं इनको यहां पर सब्सटीट्यूट करता हूं तो ये बन जाता है D प्लस D इंटू S2P माइनस S1P, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? इसकी वैल्यू हो जाती है 2 टाइम XD, यानी कि 2D इंटू S2P माइनस S1P, ये इक्वल हो जाता है 2 टाइम XD के, 2 से 2 स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाता है, और यहां से आप पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा XD बाय कैपिटल D। तो स्टूडेंट्स पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना आया है? ये आया है XD डिवाइडेड बाय कैपिटल D। आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। तो ये है आपके पास जो पाथ डिफरेंस यहां पर क्रिएट हुआ है। तो पाथ डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स? ये है XD डिवाइडेड बाय कैपिटल D। नाउ स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसी को कंटिन्यू आगे करते हैं कि ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन कहां पर बनेगी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ये आपको याद रखना होगा। तो चलिए इसके अंडर में डिस्कस करने जा रहा हूं सबसे पहले पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस। पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस।
तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू आई है उसकी वैल्यू है आपके पास पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एक्स डी, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एक्स डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। अब स्टूडेंट्स एक और चीज आपको पता है कि पाथ डिफरेंस जो होता है वो n टाइम वेवलेंथ होता है, n टाइम लैम्डा होता है। जो पाथ डिफरेंस एक्चुअल में आपके पास होता है वो n टाइम लैम्डा होता है। तो स्टूडेंट्स कैन आई से n टाइम लैम्डा इज इक्वल टू एक्स डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, और यहां से x की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आपके पास होगी n डी लैम्डा डिवाइडेड बाय डी, n डी लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। तो देखिए यहां पर n की वैल्यू कितनी होती है, n की वैल्यू है स्टूडेंट्स 0 या 1 या 2 या 3 एंड सो ऑन लाइक दिस। n की वैल्यू ये आपके पास होती है। अब स्टूडेंट्स फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, अगर मैं ब्राइट फ्रिंजेस की बात कर रहा हूं तो आप ऑलरेडी जानते हैं, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं कि ब्राइट फ्रिंजेस कहां कहां पर बनती है। तो देखिए ब्राइट फ्रिंजेस के लिए सबसे पहले n की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी 0। इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि बिल्कुल सेंटर पे ही आपके पास सेंटर पे ही आपके पास एक ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी। इसे आप कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, इसे आप कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। देन स्टूडेंट्स जब n की वैल्यू 1 होती है तो x की वैल्यू आपके पास हो जाती है d लैम्डा बाय d। इसे आप कहते हैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ध्यान रखिएगा इसे कहते हैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। और जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है ये किसी भी डायरेक्शन में बन सकती है, ये सेंट्रल मैक्सिमा से अपवर्ड और सेंट्रल मैक्सिमा से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन सकती है। देन स्टूडेंट्स अगर n की वैल्यू 2 हुई तो x की वैल्यू होगी 2d लैम्डा बाय d, ये आपके पास होगी सेकेंड ब्राइट फ्रिंज स्टूडेंट। इस तरीके से आप सारी फ्रिंजेस की यहां पर पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जब n की वैल्यू n होगी तो जनरली nth ब्राइट फ्रिंज आपके पास बनेगी n d लैम्डा डिवाइडेड बाय d एंड दिस विल बी nth ब्राइट फ्रिंज। आई होप इट इज क्लियर नाउ स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ब्राइट फ्रिंज। दो कंडीशंस जस्ट आपको याद रखनी होती है, एक ये कंडीशन है स्टूडेंट्स जो आज हमने कैलकुलेट की है, और ये हमने ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पिछले कल डिस्कस की थी। आई होप कि आप लोगों को ये याद हो। नाउ स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट करते हैं पोजीशन डार्क फ्रिंजेस की। सो लेट अस कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस कहां पर बनेंगी, तो स्टूडेंट्स डार्क फ्रिंजेस के लिए देखिए कंडीशन यहां पर हमारे पास क्या थी। डार्क फ्रिंजेस के लिए कंडीशन थी, एक तो आज आपने कैलकुलेट की है कि पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स डी बाय कैपिटल डी के इक्वल होना चाहिए, और दूसरा पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए। सेकंड केस में आप जानते हैं ये हम पिछले कल डिस्कस करके आए थे कि 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। पाथ डिफरेंस की वैल्यू आपके पास किस तरीके से थी, डार्क फ्रिंजेस के केस में इसकी वैल्यू थी लैम्डा बाय 2 या फिर 3 लैम्डा बाय 2 या 5 लैम्डा बाय 2 या 7 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन लाइक दिस। दोनों को इक्वल पुट कर लेता हूं, एक्स डी बाय कैपिटल डी, इसकी वैल्यू आ जाती है 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। यहां से x की वैल्यू आ जाती है 2n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 टाइम डी। ये है आपके पास पोजीशन, ये आपको ये जो जनरल एक्सप्रेशन है ये आपको पोजीशन देगा, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। नाउ फॉर डार्क फ्रिंजेस, जब आप डार्क फ्रिंजेस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, ध्यान रखिएगा डार्क फ्रिंजेस में n की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, देन 2 देन 3 एंड सो ऑन लाइक दिस। तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये बन जाती है आपके पास 2 इंटू 1 माइनस 1 डी लैम्डा बाय 2d। तो देखिए इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी डी लैम्डा बाय 2d। सारी वैल्यूज आपको पता है, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसे आप कहते हो स्टूडेंट्स फर्स्ट डार्क फ्रिंज।
फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये आपके पास पहली डार्क फ्रिंज क्रिएट हुई है। यहां पर कोई सेंट्रल मिनिमा नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। जो सेंट्रल मैक्सिमा आपके पास बना है, कंसीडर ये आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा है, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसके डायरेक्टली ऊपर स्टूडेंट्स यहां पर या फिर इसके नीचे यहां पर लाइक दिस, यहां पर क्रिएट होंगी, ये होगी डार्क फ्रिंज, ये होगी डार्क फ्रिंज, इन्हें आप कहेंगे फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ये भी फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है, किसी भी डायरेक्शन को हो सकती है फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर ऑल्टरनेटिवली आपके पास चलेंगी ऊपर की ओर, ये होगी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और ये भी होगी आपके पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। इस तरीके से फ्रिंजेस बनेगी, ध्यान रखिएगा। अब सेकंड के लिए स्टूडेंट्स मैं यहां पर n की वैल्यू को सबसे पहले 1 पुट किया था। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट n की वैल्यू 2। सो x की वैल्यू आपके पास बनेगी 2 टाइम 2 माइनस 1 डी लैम्डा बाय 2d। तो ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 3d लैम्डा बाय 2d, यानी कि ये आपके पास होगा, इसे आप कहेंगे सेकेंड डार्क फ्रिंज, ये सेकेंड डार्क फ्रिंज होगी। देन अगर आप n की वैल्यू को 3 सब्सटीट्यूट करते हैं तो x की वैल्यू होगी 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू डी लैम्डा बाई 2d। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते रहिए, ये बन जाएगा 5d लैम्डा बाई 2d। तो ऑड नंबर्स की फॉर्म में चल रहे हैं, इसे आप कहेंगे थर्ड डार्क फ्रिंज, ये तीसरी डार्क फ्रिंज होगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप जनरली डिफाइन कर सकते हैं कि जब n की वैल्यू n होगी तो x की वैल्यू आपके पास होगी 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाय 2d। ये आपके पास होगी nth डार्क फ्रिंज, ये आपके पास होगी nth डार्क फ्रिंज। आई होप इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है, सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो इक्विडिस्टेंट होता है स्लिट 1 और स्लिट 2 से, तो वहां पर पाथ डिफरेंस 0 होता है स्टूडेंट्स। सेंट्रल मैक्सिमा पे पाथ डिफरेंस 0 होता है, इसीलिए वहां पर आपको एक ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलती है। बट स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर की तरफ को जाते हैं या सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे की तरफ को आते हैं, उस टाइम पे आपको ऑल्टरनेट मैनर में डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं, जो मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस भी कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस वन मोर टॉपिक। इस टॉपिक का नाम होता है फ्रिंज विड्थ। टॉपिक का नाम है फ्रिंज विड्थ, कि फ्रिंजेस की विड्थ कितनी होती है। फ्रिंज विड्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस की बात कर रहे हैं या दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस की बात कर रहे हैं, कंसीडर यहां पर यह है सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पर आपके पास क्रिएट हुई है डार्क फ्रिंज और यहां पर आपके पास हुआ है फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सॉरी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। तो जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस होंगी, जो फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखिए, इससे आप क्या कहोगे, ये वाला जो डिस्टेंस है ये है आपके पास फ्रिंज विड्थ, इसे आप कहते हैं फ्रिंज विड्थ। या तो आप ये कह लीजिए कि किन्हीं भी दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस, या स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यहां पर आपके पास होगी डार्क फ्रिंज, तो आप ये कह सकते हैं कि दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस, ये भी फ्रिंज विड्थ ही होता है, यह भी आपके पास कहलाता है फ्रिंज विड्थ। तो दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का कितना डिस्टेंस होगा या फिर दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का कितना डिस्टेंस होगा, उसे आप कहेंगे फ्रिंज विड्थ। तो देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं कि इट इज द सेपरेशन बिटवीन, it is the separation between two successive bright or dark fringes, two successive bright or dark fringes। तो स्टूडेंट्स कैन आई से कि यहां पर जो विड्थ होगी डार्क ब्राइट फ्रिंज की या किसी भी फ्रिंज की बात कर लीजिए, चलिए पहले मैं डार्क फ्रिंज के लिए कैलकुलेट कर लेता हूं। सो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज
किसके इक्वल होगी? कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच का डिफरेंस है। तो कहना इसे कि सेपरेशन बिटवीन, इट इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन two consecutive bright fringes, two consecutive bright fringes। तो अगर मैं nth पोजीशन पे जो फ्रिंज है उसको xn से डिनोट कर रहा हूं और आपको कंसेक्यूटिव निकालनी है तो उससे एक कम। नाउ आप जानते हो अगर मैं डार्क फ्रिंजेस की बात कर रहा हूं तो डार्क फ्रिंजेस के लिए वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स? डार्क फ्रिंजेस के लिए वैल्यू थी आपके पास, सॉरी दिस इज नॉट डार्क फ्रिंज, या चलो डार्क फ्रिंजेस के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डार्क फ्रिंजेस के लिए सेपरेशन कितनी थी? ये थी nth के लिए थी 2n-1 d लैम्डा बाय d लैम्डा बाय 2d। और अगर आपको n-1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो ये इक्वल होगा 2n-1, सॉरी 2 टाइम n-1 2 टाइम n-1 d लैम्डा बाय 2d, 2 टाइम n-1, यहां तक आप इसमें ब्रैकेट लगाए, 2 टाइम n-1, 1 मोर -1, जस्ट अ सेकेंड, 2n-1 -1 d लैम्डा बाय 2d, ये होगा आपके पास। अगर आप फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट करते हैं तो ये है बीटा स्टूडेंट। तो किसके इक्वल होगा बीटा? तो बीटा इक्वल होगा आपके पास, आप लिख सकते हैं 2n-1 d लैम्डा बाय 2d माइनस, ये आपके पास बन जाता है 2n-3 d लैम्डा बाय 2d। तो ये बन जाता है 2n-1 माइनस 2n+3, मैंने यहां पर d लैम्डा बाय 2d सबसे कॉमन ले लिया है स्टूडेंट्स, 2n यहां पर कैंसिल हो जाता है, तो ये आपके पास बच जाता है 2d लैम्डा बाय 2d, सॉरी 2d लैम्डा बाय 2d, 2 कैंसिल होता है तो यहां पर बीटा की वैल्यू आपके पास आती है d लैम्डा बाय d, d लैम्डा बाय d। स्टूडेंट्स ये है आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन। फ्रिंज विड्थ मैंने यहां पर कैलकुलेट कर ली है, यहां पर मैंने कैलकुलेट किया है डार्क फ्रिंजेस के लिए। चलिए स्टूडेंट्स लेट अस कैलकुलेट फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस। यहां पर मैं निकाल रहा हूं अब फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। तो अगर मैं ब्राइट फ्रिंजेस की बात कर रहा हूं तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कैन आई से स्टूडेंट्स, कैन आई से दैट बीटा विल बी इक्वल टू अगेन xn माइनस xn-1। तो xn की वैल्यू वहां कितनी होती है स्टूडेंट्स? ये इक्वल होती है n d लैम्डा बाय d, और n-1 के लिए कितनी हो जाएगी? n-1 d लैम्डा बाय d। तो इसका आंसर आपके पास आ जाता है, अगर मैं d लैम्डा बाय d ये सब कुछ कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाता है n-n+1, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाती है d लैम्डा बाय d, जी कैंसिल हो जाता है। तो बीटा की वैल्यू कितनी आई है? बीटा की वैल्यू आई है d लैम्डा बाय d। तो स्टूडेंट्स कैन आई से वन थिंग, क्या मैं यहां पर एक चीज कह सकता हूं? देखिए मैं यहां से कह सकता हूं कि या तो आप बात करिए दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस की के बीच के डिस्टेंस की, या आप बात करिए दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस, वो हमेशा ही सेम है। कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस अगर आपके पास है, चाहे वो ब्राइट है चाहे वो डार्क है, उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा स्टूडेंट्स वो हमेशा ही सेम रहेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है। यहां से कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करने का, तो लैम्डा कैलकुलेट किया जा सकता है यहां से। अगर आपको फ्रिंज विड्थ गिवन होगी तो ये इक्वल होगा बीटा डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, ये आपके पास यहां पर लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स। जस्ट अ सेकेंड, लैम्डा ये मैंने गामा लिख दिया है, लैम्डा ये है लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू को यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है, लैम्डा विल बी इक्वल टू बीटा डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। आई होप स्टूडेंट्स आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ एक दो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगे। उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देता हूँ स्टूडेंट्स, जितने भी हो पाएंगे। तो देखिए जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसमें आपने ये देखा
कि जो विड्थ होती है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की, ये इक्वल होती है विड्थ ऑफ द विड्थ ऑफ द अच्छा चलिए, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की मैंने कैलकुलेट नहीं की है, वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ को मुझे कैलकुलेट करना है। कैन आई से स्टूडेंट्स, इट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन the first dark distance between the first dark fringes on both sides of central maxima, both sides of central maxima। यानी कि स्टूडेंट्स सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज किसके इक्वल होगी? इट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, दोनों साइड सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड जो फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस बनेगी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा। वहां पर आपको पूरे रीजन में वहां पर केवल एक ही फ्रिंज दिखाई देगी, वो है सेंट्रल मैक्सिमा। तो कहना इसे अगर मैं उसको बीटा नॉट से डिनोट करता हूं तो वो इक्वल होगा 2 टाइम x1 डैश, क्योंकि डिस्टेंस जो होगा वो डबल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 टाइम x1 डैश। कैन आई से दिस इज इक्वल टू 2 टाइम x1 डैश किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा d लैम्डा डिवाइडेड बाय d, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स ये इक्वल होता है 2d लैम्डा बाय d। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बीटा नॉट की वैल्यू इक्वल होती है 2d लैम्डा बाय d। ये आपके पास है, ये आपके पास है आंसर। आई होप इट इज क्लियर। तो ये है आपके पास, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। देन वन मोर थिंग इज देयर, एक आपके पास टर्म डिफाइन होती है, उसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स? एंगुलर विड्थ, देखिए ये डिस्टेंस जो है वो कैपिटल डी है। आपने कहा कि फ्रिंज विड्थ ऊपर की और फ्रिंज विड्थ बीटा है, तो एंगुलर विड्थ का डिफरेंस हुआ, मतलब हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये हुई एंगुलर विड्थ। तो अगर आपको एंगुलर विड्थ कैलकुलेट करनी है तो आप कैलकुलेट करोगे थीटा, थीटा हमेशा इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस के। सो आर्क यहां पर मैं मान लेता हूं बीटा और रेडियस यहां पर है कैपिटल डी। बीटा की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, बीटा की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है डी लैम्डा बाय डी इंटू कैपिटल डी। तो डी यहां पर कैंसिल हो जाता है, तो थीटा की वैल्यू आपके पास आती है स्टूडेंट्स लैम्डा बाय डी। इट इज एन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ये आपके पास है एंगुलर विड्थ, याद रखिएगा ये है आपके पास एंगुलर विड्थ। अगर स्टूडेंट्स इसमें अगर आपको हाईएस्ट लेवल का कोई न्यूमेरिकल आ सकता है थोड़ा सा टफ बना के, तो ये आ सकता है कि अगर मान लीजिए सारे के सारे जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर मैंने ये पूरा एपरेटस उठा के पानी में रख दिया तो क्या होगा, या किसी लिक्विड में रख दिया तो क्या होगा? इफ दिस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एपरेटस is immersed in a liquid, अगर इसको मैंने लिक्विड में इमर्ज कर दिया तो क्या होगा स्टूडेंट्स? सो लेट अस सी क्या होगा। कैन आई से स्टूडेंट्स बीटा डैश की वैल्यू कितनी होगी यहां पर? ये इक्वल होगी डी लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। यानी कि स्टूडेंट्स बोलने का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि जिस भी लिक्विड में आप उनको ड्रॉप कर रहे हो, मान लीजिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट्स वो म्यू है, होगा क्या, जो स्टूडेंट्स जब आप उसमें सब्सटीट्यूट करोगे उसको, तो इसकी वेवलेंथ जो होगी लैम्डा डैश वो डिक्रीज हो जाएगी। वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है पानी में या लिक्विड में डालने पे, तो वो हो जाएगी लैम्डा बाय यू म्यू। तो स्टूडेंट्स फ्रिंज विड्थ जो होगी वो भी तो रिड्यूस कर जाएगी, तो बीटा डैश कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास डी लैम्डा बाय म्यू टाइम डी। तो आप कह सकते हैं बीटा डैश इक्वल हो जाएगा आपके पास बीटा डिवाइडेड बाय म्यू के। तो यानी कि म्यू से ये डिवाइड हो जाएगी। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू गाइस। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, किसको स्टूडेंट्स? बीटा डैश को आप कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि फ्रिंज विड्थ यहां पर डिक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट्स, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। आई होप स्टूडेंट्स ये कुछ जो टॉपिक्स थे ये आपको क्लियर होंगे। नाउ लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। मैं यहां पर आप लोगों के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर देता हूं बेस्ड ऑन दिस टॉपिक।
The question है students, first question और fourth numerical for today. Question है that laser light. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, लेजर की फुल फॉर्म आई होप आप लोगों को आती होगी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर? तो चलिए इसको ट्राई करिए. आई होप आपने ट्राई किया होगा. इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस. सो आपको लेजर लाइट प्रोवाइडेड है. लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर. इसको आपने इंसिडेंट कर दिया. इट इज इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ स्लिट्स, on a pair of slits, and it produces an interference pattern. Students, in which the bright fringes are separated, separated by 8.1 millimeter. Then a second light produces, उसके बाद second light यूज की गई. Second light produces an interference pattern in which the fringes are separated by 7.2 मिलीमीटर. इस बार 7.2 मिलीमीटर कह दिया स्टूडेंट्स. आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी वेवलेंथ. आपको कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइट. जो सेकेंड लाइट आपके पास है उसकी कितनी वेवलेंथ होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स की कितनी वेवलेंथ उसकी होगी. मैं यहां पर सबसे पहले कह रहा हूं कि लैम्डा 1. चलिए लैम्डा 1, लाइट 1 जो हमने ली है उसकी वेवलेंथ आपको प्रोवाइडेड है 630 नैनोमीटर, यानी कि 630 नैनोमीटर. चलिए नैनोमीटर में रहनी चाहिए, ऐसा यूनिट की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेशियो निकालना है. बात तो सेम ही होगी. सिमिलरली स्टूडेंट्स, बीटा 1 आपको जब आपने फर्स्ट ये वाली वेवलेंथ यूज की है 630 नैनोमीटर, तो उस वक्त आपके पास जो फ्रिंज विड्थ आई है वो आपको प्रोवाइडेड है, वो आपके पास है 8.1 मिलीमीटर. देन स्टूडेंट्स, जो सेकेंड लाइट हमने यूज की हुई है, सेकेंड लाइट, उसकी वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है लैम्डा 2, लेकिन उसकी फ्रिंज विड्थ आपको प्रोवाइडेड है स्टूडेंट्स, इट इज 7.2 मिलीमीटर. 7.2 मिलीमीटर ये आपके पास होगी 7.2 मिलीमीटर. तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि बीटा फ्रिंज विड्थ होती किसके इक्वल है? ये इक्वल होती है डी लैम्डा बाय डी के. अब स्टूडेंट्स, अगर हम ये मान के चलते हैं कि इसमें डी एंड डी, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, ये कांस्टेंट्स है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक टाइम के साथ ये तो चेंज नहीं हो रहे हैं, यानी कि जो डिस्टेंस है स्लिट्स के बीच का, स्मॉल डी, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द फोटोग्राफिक प्लेट, उनके बीच का डिस्टेंस तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, यहां पर आप चेक कर सकते हो. तो अगर मैं इसको कांस्टेंट मान के चलूं तो कहना इसे स्टूडेंट्स की बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के. बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के. तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बीटा 1 ये इक्वल होगा डी लैम्डा 1 बाय डी के, और बीटा 2 ये इक्वल होगा डी लैम्डा 2 बाय डी के. तो दोनों का मैं यहां पर रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूं. बीटा 1 डिवाइडेड बाय बीटा 2 ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा डी लैम्डा बाय डी होल डिवाइडेड बाय डी लैम्डा 2 बाय डी के. डी से डी एंड कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल, तो बीटा 1 बाय बीटा 2 ये इक्वल है लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 के. तो देखिए
लैम्डा वन की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? लैम्डा वन की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है, बीटा वन की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है 8.1, बीटा टू की आपको प्रोवाइडेड है 7.2, लैम्डा वन आपको प्रोवाइडेड है 630 और लैम्डा टू आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये आपके पास बन जाता है 81/72 विच इज इक्वल टू 630 डिवाइडेड बाय लैम्डा टू। मैं यहाँ 9 से कैंसिल करता हूँ, 9 8 जा 9 9 जा एंड 9 7 जा। तो स्टूडेंट्स लैम्डा टू की वैल्यू आती है 70 इंटू 8, यानी कि लैम्डा टू आपके पास आ गया है 560 नैनोमीटर। तो यानी कि जो सेकेंड वेवलेंथ हमने यूज की है उसकी सेकेंड वेव जो हमने यूज की है, सेकेंड लाइट जो हमने यूज की है उसकी वेवलेंथ आपके पास है 560 नैनोमीटर। आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर। नाउ लेट अस सॉल्व वन मोर न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को अब आप ट्राई करें। न्यूमेरिकल आपके पास है दैट येलो लाइट of wavelength 6000 angstrom produces fringes of width 0.8 millimeter in Young's double slit experiment. तो आपको पूछा गया है what will be the fringe width if the light source is replaced. If the light source is replaced by another monochromatic source of wavelength 7500 angstrom and separation between the plates प्लेट्स की जगह आप स्लिट्स भी लिख सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, क्योंकि हमने पहले से स्लिट वर्ड ही यूज किया है, डिस्टेंस एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड। तो चलिए स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को आप ट्राई करें। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 5 फॉर टुडे। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये न्यूमेरिकल ट्राई किया होगा। तो चलिए देखिए, आपको प्रोवाइडेड है लैम्डा वन। सबसे पहले लैम्डा वन प्रोवाइडेड है 6000 एंगस्ट्रॉम और आपको दिया है कि बीटा वन की वैल्यू कितनी आती है, सॉरी जी हाँ बिल्कुल, फ्रिंज विड्थ ही गिवन है, फ्रिंज विड्थ, ठीक कर लीजिएगा इसको। तो बीटा वन प्रोवाइडेड है 0.8 मिलीमीटर, देन लैम्डा टू आपने यूज किया है 7500 एंगस्ट्रॉम और इस वक्त आपको पूछा गया है वैल्यू यहां पर बीटा टू की। ये आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, बीटा टू आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले मैं फर्स्ट फ्रिंज के लिए लिखता हूं कि बीटा वन किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा डी लैम्डा वन बाई डी, और इन द सिमिलर मैनर स्टूडेंट्स बीटा टू आपके पास होगा डी लैम्डा टू बाई डी, दोनों को डिवाइड कर लेता हूं तो बीटा वन बाई बीटा टू की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, ये इक्वल होगा डी लैम्डा वन बाई डी होल डिवाइडेड बाय डी लैम्डा टू बाई डी, डी से डी कैंसिल तो आपके पास आंसर आ जाता है लैम्डा वन बाय लैम्डा टू। सो बीटा वन बाय बीटा टू इसकी वैल्यू आपके पास होती है लैम्डा वन बाय लैम्डा टू। आपको कैलकुलेट करना है बीटा टू की वैल्यू, तो बीटा टू यहां से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा लैम्डा टू बीटा वन बाय लैम्डा वन। देखिए लैम्डा टू की वैल्यू आपके पास है 7500 एंगस्ट्रॉम, बीटा वन की वैल्यू आपके पास है 0.8 बाय
लैम्डा 1 की वैल्यू आपके पास है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं, 2 जीरोस कैंसिल, इट इज 75 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 8, 60 इंटू 10। तो ये आपके पास बन जाता है 15 से अगर मैं कैंसिल करता हूँ, 15 4 ज़ा, दिस इज 15 5 ज़ा, 4 2 ज़ा, तो आपके पास बन जाता है 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 डिवाइडेड बाय 10 यहाँ पर आंसर आया है मेरा, यानी कि बीटा 2 की वैल्यू तो 1 आई है स्टूडेंट्स। आई होप replaced by fringe width is the of the light source is replaced by another monochromatic source. Fringe width if the light source is replaced by another monochromatic light and separation। अच्छा स्टूडेंट्स सेपरेशन को डबल कर लीजिएगा, स्टूडेंट्स बीटा 2 को डबल कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर 2d लिख लीजिएगा, यहाँ पर 2d लिख लीजिएगा, तो ये 2 टाइम लैम्डा 1 बन जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम लैम्डा 1, यानी कि यहाँ 2 होगा। तो यहाँ पर बीटा 2 की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी होगी तो 2 यहाँ पर जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ होगा 2, यहाँ भी होगा 2, यहाँ भी होगा 2, 2 से 2 कैंसिल कर लीजिएगा, यानी कि तो बीटा 2 की वैल्यू आपके पास आती है 1/2। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, लास्ट में लिखा था कि स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया गया है, तो वो डबल कर लीजिएगा, बीटा 2 को डबल कर लीजिएगा, यहाँ 2d लिख लीजिएगा बस। सो बीटा 2 की वैल्यू आपके पास आती है 0.5 मिलीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ आए होंगे कि किस तरीके से इनको सॉल्व किया जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगे हैं। एक और वीडियो मैं यहाँ पर लेके आऊँगा इंटरफेरेंस पैटर्न को लेके, दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो चलिए स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।